नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनुराग झवेर आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि मांग की लोच की श्रेणियां कौन कौन सी होती हैं। हमने देखा था कि मांग की लोच की जो श्रेणियां हैं उनको हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। आज की जो हमारा वीडियो है ये वीडियो है कि जो मांग की लोच की जो मापने की जो अलग अलग विधियां हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहली जो विधि है वो फ्लक्स ने दी है, प्रोफेसर फ्लक्स की। उसको हम कहते हैं प्रोफेसर फ्लक्स की प्रतिशत विधि। तो देखिए बेटा, पिछली वीडियो में हम देखा था कि मांग की लोच को हम 5 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। एक पूर्णतः बेलोचदार है, एक पूर्णतया लोचदार है, एक अधिक लोचदार है, एक इकाई लोचदार है, एक कम लोचदार है या बेलोच है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके कर्व कैसे होंगे। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे डिस्कस किए थे। इस एक ग्राफ में भी आप इनको समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं फ्लक्स ने कौन सा फार्मूला दिया है। तो फ्लक्स ने जो फार्मूला दिया है वो है कि मांग की लोच कैसे निकलेगी। मांग की लोच इक्वल टू मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। देखिए, जो हमने पिछले वीडियो में भी हमने एग्जांपल लिया था कि अगर आप ये समझें कि जो कीमत में उसमें प्रतिशत परिवर्तन हुआ 10 और मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ वो हुआ 30, तो 30/10, तो ये आंसर आया 3। और 3 चूँकि 1 से ज़्यादा है तो वहाँ पे हम कहेंगे कि हाँ, ये अधिक लोचदार मांग है। एक जगह हमने देखा कि प्राइस में 20% चेंज हुआ लेकिन मांगी गई मात्रा में केवल 5% चेंज हुआ, तो 5/20, तो जो हमारे पास आंसर आया वो 0.25 आया। तो यहाँ पे 0.25 1 से कम है, 0 से अधिक है, तो वो मांग हमको कम लोचदार होगी। तो यहाँ पे ये जो है कि यहाँ पे आप ये देखते हैं कि पहले प्राइस मान लो 10 रुपये थे किसी चीज़ के, वो बढ़ के 15 हो गए। तो 10 से 15 मतलब कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, कितना हम 10 से जोड़ें कि 15 आए, तो 50% परिवर्तन। और हम यहाँ ये मांगे कि 10 रुपये के टाइम जो मांगी गई वस्तु थी वो 100 थी और बाद में जो मांगी गई वस्तु वो मान लीजिए आपकी केवल 60 ही रह गई हैं। तो 100 से 60 गिरे तो कितना कम हुआ, 40%। तो मांगी गई मात्रा में 40% परिवर्तन, जबकि मूल्य में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, 50। 40 में 50 का भाग लगाएंगे तो आप 80% आएगा या 0.8 आएगा, जो कि 1 से कम है। तो यहाँ पे भी एक कम लोचदार मांग होगी। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि फ्लक्स ने अपनी इस प्रतिशत विधि में ये फॉर्मूला दिया और इस रूप में हम ये उत्तर निकालते हैं। दूसरी जो विधि है उसका नाम है मार्शल की कुल व्यय रीति। देखिए, मार्शल ने जो मांग की लोच की श्रेणियां हैं उनको 5 भागों में विभाजित करने के बजाय 3 भागों में विभाजित किया है। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था होती है लोचदार मांग की, जहाँ पे इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होती है। द्वितीय अवस्था होती है जहाँ पे इकाई लोचदार होती है, यहाँ पे E=1 होता है। और तृतीय अवस्था होती है जहाँ पे इलास्टिसिटी आपकी 1 से भी कम होगी या बेलोचदार मांग होगी। तो इन्होंने मार्शल ने जो अपनी कुल व्यय रीति दी है उसमें इन्होंने जो मांग की श्रेणियों का जो विभाजन किया वो केवल 3 तक ही किया है। वो बेलोचदार, लोचदार और इकाई लोचदार। ठीक है, तो प्रथम अवस्था हम देखते हैं लोचदार। देखिए, इन्होंने जो अपना नियम जो परिभाषित किया मार्शल ने, उसमें मार्शल ने कहा, ये नीचे देखिए आप, मार्शल ने मांग की लोच मापने के लिए कीमत में परिवर्तन से पहले और कीमत में परिवर्तन के बाद में होने वाले कुल व्यय की तुलना के आधार पर कुल व्यय रीति प्रतिपादित की है। देखिए, मार्शल ने जो रीति दी है उसका नाम है कुल व्यय रीति। तो मार्शल ये देखते हैं, मार्शल यहाँ पे क्वांटिटी कितनी डिमांडेड की गई है उस पर ध्यान नहीं देते। मार्शल यहाँ पे ये ध्यान देते हैं कि आप ये बताइए कि मूल्य के घटने से या मूल्य के बढ़ने से कुल व्यय पर क्या इफेक्ट आए। इनका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कीमत बढ़ी और कीमत बढ़ने से अगर कुल व्यय भी घटा तब तो वो हो गई लोचदार। अगर कीमत बढ़ी और कुल व्यय उतना ही रहा तो वो हो गई इकाई लोचदार। कीमत बढ़ी लेकिन फिर भी खर्चा बढ़ा तो ये हो गई आपकी
पूर्णतया या आप यूँ कह सकते हैं बेलौजदार मांग। तो आप इसमें देखिए प्रथम अवस्था, आप देखिए पहला जो खाना है उसमें हमने कीमत दिखा रखी है प्रति इकाई में 1, 2, 3 और 4। मांग की मात्रा आप देख रहे हैं, पहले में 1000 है, दूसरे में 400 है, तीसरे में 200 है, चौथे में 100 है। जबकि कुल व्यय देखिए आप, पहले जब 1 रुपये कीमत थी तब 1000 रुपये था, जब 2 रुपये कीमत हुई तो 800 हुआ। तो मतलब कीमत बढ़ने के साथ साथ कुल व्यय घटा है। तो अगर कीमत बढ़ने के साथ साथ कुल व्यय घटे या कीमत घटने के साथ साथ कुल व्यय बढ़े तो ये जो अवस्था कहलाएगी वो लॉसदार कहलाएगी। देखो आप उल्टे चलिए, मान लो 4 रुपये जब कीमत थी जब 400 रुपये का खर्चा था, लेकिन 3 रुपये कीमत होते 600 का खर्चा हो गया, 2 रुपये कीमत होते 800 रुपये का व्यय हो गया। यानी ये कहते हैं कि अगर कीमत घटने पे कुल व्यय बढ़े या कीमत बढ़ने पे कुल व्यय घटे तो ये जो मांग होगी वो लोचदार मांग होगी। वहीं अगर कीमत घटे या बढ़े, आपका कुल व्यय वहीं रहे, स्थिर रहे, तो वो जो मांग होगी वो इकाई लोचदार होगी। तो आप यहाँ देखिए, चाहे रुपये 1 थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, द्वितीय अवस्था में जो कुल व्यय है वो 1000 रुपये ही रहा, न वो घटा न बढ़ा। तो इसको इन्होंने इकाई लोचदार की श्रेणी के अंदर रखा है। वहीं हम थर्ड स्टेज में देखें तो आप देखिए कि जब 1 रुपये कीमत थी तब खर्चा 1000 था, जब 2 रुपये थी तो कीमत 1600 हो गई, जब 2 रुपये कीमत थी तो खर्चा 1600 हो गया, 3 रुपये कीमत होने पे 2100 रुपये हो गया। यहाँ आप देखिए जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है उसी के अनुरूप कुल व्यय भी बढ़ रहा है, जबकि होना ये चाहिए था कि कुल व्यय घटना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे बेलौजदार मांग। ध्यान रखिए, मार्शल ने जो कुल व्यय रीति दी है उसमें उन्होंने मूल्य का संबंध कुल व्यय से रखा है। अगर मूल्य और कुल व्यय का संबंध अगर नकारात्मक होता है, विपरीत होता है, तब तो वो मांग कहलाएगी आपकी लोचदार मांग। अगर मूल्य में घटबढ़ के साथ कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो तो वो मांग कहलाएगी आपकी इकाई लोचदार। लेकिन कुल व्यय घट रहा है, यानी कीमत बढ़ रही है लेकिन कुल व्यय भी बढ़ रहा है, कीमत घट रही है और कुल व्यय भी घट रहा है, तो ऐसी को अवस्था को ये कहेंगे बेलौजदार मांग। मतलब मार्शल के अनुसार जो कीमत है और जो कुल व्यय उसका इन्होंने एनालिसिस किया है, ये कह रहे हैं कि कीमत बढ़ने पे कुल व्यय घटना चाहिए और कीमत घटने पे कुल व्यय बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो लोचदार है, अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो वो इकाई लोचदार है। और ऐसा हो रहा है कि कीमत भी बढ़ रही है और कुल व्यय भी बढ़ रहा है, या कीमत भी घट रही है और कुल व्यय भी घट रहा है, तो ऐसी जो स्थिति है, ये जो होना विपरीत संबंध चाहिए लेकिन इनमें सीधा या सकारात्मक संबंध हो गया, तो ये इसको बेलौजदार मांग कहते हैं। अब हम देखते हैं कि तीसरी विधि होती है मांग की चाप लोच। देखिए, मांग की चाप लोच के अंदर हम ये देखते हैं, जब मांग वक्र पर दो भिन्न भिन्न बिंदुओं के बीच मांग की लोच मापी जाती है तो उसे चाप लोच कहते हैं। कि कोई मांग वक्र दिया हुआ हो, उसमें ABCDE 5 पॉइंट दिया हुआ हो, आपको ये देखना है B से C तक कितना डिफरेंस आया, तो हम मांग की चाप लोच देखते हैं। लास्ट आपकी मांग की बिंदु लोच। देखिए, जब कीमत में बहुत न्यून परिवर्तन हो और उस परिवर्तन की दर बहुत कम है कि मांग रेखा पे उस बिंदु को प्लॉट करना भी मुश्किल हो, लेकिन फिर भी आपको उसकी लोच ज्ञात करनी हो तो आप मांग की बिंदु लोच ज्ञात करते हैं। देखिए, जब इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की आपको लोच देखनी है तो मांग की चाप लोच देखोगे आप, लेकिन आपको एक इतना कम परिवर्तन हुआ है कि जिसमें आप पहले बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में अंतर ही नहीं कर पाते हो, उसको प्लॉट ही नहीं कर पाते हो, तब आप मांग की बिंदु लोच का प्रयोग करते हो। इसका फॉर्मूला ये है कि जहाँ पे जिस पॉइंट पे आपको लोच देखनी हो तो उसके जो निचला जो हिस्सा होता है उसके अंदर आपको भाग लगाना है मांग के ऊपरी भाग के वक्र का। तो बच्चों, आपके लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो हैं फ्लक्स की प्रतिशत विधि और मार्शल की कुल व्यय रीति। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मांग की लोच मापने की जो प्रतिशत विधि है वो किसने दी, तो प्रोफेसर फ्लक्स ने दी, जबकि कुल व्यय रीति किसने दी, वो मार्शल ने दी। चाप लोच हम तब यूज करते हैं जब हमको किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की ही देखनी हो तो चाप लोच है। अगर मूल्य में न्यून परिवर्तन हो और उस न्यून परिवर्तन को चेक करना हो, उस सूक्ष्म परिवर्तन को हमको चेक करना हो, तब हम जो फॉर्मूला अपनाते हैं वो फॉर्मूला मैंने डिस्कस कर दिया है।
तो बच्चों आपको ये क्लियर कट होना है कि मांग की लोच के प्रकार कितने होते हैं, मांग की लोच की श्रेणियां कितनी होती हैं और मांग की लोच को मापने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। असाइनमेंट के लिए आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल बनाएं कि जैसे पहले प्राइस ये थे, अब ये हो गए, अब क्वांटिटी, पहले क्वांटिटी इतनी मांगी गई थी, अब इतनी क्वांटिटी मांगी गई है, और फिर आप देखिए कि आपके आंसर क्या आ रहे हैं। जो हमने प्रतिशत विधि में जो ये फॉर्मूला लगाया है वो की आप सहायता लीजिए। धन्यवाद।